नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो वहीं 10वें दिन का इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने में इसे मनाया जाता है। ईद उल फित्र के बाद मुसलमानों का ये दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इस मौके पर तमाम ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अता की जाती है। त्योहार को लेकर हर जगह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। संवेदनशील स्थान भी चिन्हित किए गए हैं, जहां पुलिस प्रशासन पर पैनी नजर है। बकरीद के त्योहार को लेकर पूरे प्रशासनिक तैयारी की गई है। आपके टीवी स्क्रीन पर आप यूपी की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कानपुर, आगरा, गाजीपुर, हमीरपुर, शामली और श्रावस्ती की ये तस्वीरें हैं, जहां बकरीद के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। कई जगहों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है ताकि कोई असामाजिक तत्व इस त्योहार में विघ्न बाधा न डाले। और अब खबर चंद्रशेखर रावण पर हुए जानलेवा हमला से जुड़ी हुई है। भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण पर जानलेवा हमला का ये पूरा मामला, जहां देवबंद के मिर्गपुर गांव के पास हमलावरों की कार बरामद हुई है। पुलिस ने हिमांशु नाम के एक युवक को हिरासत में लिया है। पकड़े गए युवक से पूछताछ में जुटी हुई है पुलिस। तो कार से आए हमलावरों ने की थी चंद्रशेखर रावण पर फायरिंग। पेट को छूते हुए निकल गई थी गोली। तो चंद्रशेखर रावण का दुश्मन कौन, इसकी तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। तो पेट को छूते हुए निकल गई थी ये गोली, जिसके बाद लगातार हमलावरों की तलाश की जा रही थी। और देवबंद के मिरगपुर गांव के पास हमलावरों की कार बरामद हुई है और पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है। तो कौन है चंद्रशेखर रावण, आपको यह भी बता देते हैं। चंद्रशेखर 2015 से ही भीम आर्मी के बैनर तले पॉलिटिकल मूवमेंट चलाते रहे हैं। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण ने अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी साल 2020 में बनाई। दलित हितों के मजबूती और निडरता के साथ उठाए गए इनके कदमों से जल्द ही पार्टी की पहचान बनी। बिजनौर और बुलंदशहर, सहारनपुर जैसे कुछ जिलों में भीम आर्मी काफी प्रभाव है। तो टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लिस्ट में शामिल रहे हैं भीम। इसके साथ ही 2022 के चुनाव में गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव भी लड़ा। आज देवबंद पुलिस को सूचना मिली, करीब 5:15 बजे ये फायरिंग की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिस पर कि पुलिस के आला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे हैं और मजरूब का अस्पताल ले गए हैं। जो मजरूब हैं उनको गोली पेट में छू के निकली है साइड से, और उनके बताए गए घटनाक्रम की जांच पुलिस कर रही है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, स्थिति बिल्कुल सामान्य है। और जो भी उन्होंने घटनाक्रम बताया है और जो मौके के साक्ष्य हैं, उनकी पूर्णतः समीक्षा करके जो भी नियमतः आगे कार्रवाई होगी वो विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा। हमले के बाद चंद्रशेखर आजाद ने साथियों से अपील करते हुए कहा कि शांति बनाए रखें, हम आप अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। आपको सुनाते हैं। हाँ, मैं आपसे अपील करूंगा सभी साथियों से कि वो शांति बनाए रखें, जो मेरे ये हॉस्पिटल के बाहर हैं और जो कहीं भी हैं। हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, हमारी किसी कोई लड़ाई नहीं है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप शांति, मैं ठीक हूँ, बस आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप शांति बनाए रखें, मेरी बात को मानिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट, आप शांति बनाए रखें। यही हाँ, कल एक त्यौहार भी है और देखो सब लोगों को उत्साह है अपने त्यौहार के प्रति। मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी बात को मानिए, आप बस शांति बनाए रखें। कुदरत का आशीर्वाद है, अभी नहीं मुझे कुछ होने वाला, मैं स्वस्थ। आजाद समाज पार्टी काशीराम के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर देवबंद में हुए हमले को लेकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव चौधरी अमर सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आपको सुनाते हैं। समाचार ज्यों ही मिली है, बड़ा दुखद समाचार रहा है कि हमारे भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर जी पर जिस तरह से हमलावरों ने सहारनपुर में हमला करके जान लेने का प्रयास किया है, तो इस चीज़ की तो पहले घोर निंदा। और दुख इस बात का है कि भयमुक्त समाज, गुंडा रहित प्रदेश
का दावा करने वाली प्रदेश सरकार, इसके वादे तो खोखले निकल रहे हैं कि देश के बहुजन समाज के एक लोकप्रिय नेता के ऊपर जिस तरह से हमलावरों ने जान लेने का प्रयास किया है, ऐसे लोगों को मैं चाहूंगा भी कि सरकार से अनुरोध भी है कि तत्काल प्रभाव से उन सबकी गिरफ्तारी हो और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति हमारे नेता के साथ, बहुजन समाज के लड़ाई लड़ने वाले इस लोकप्रिय नेता के साथ ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे में तत्काल सुरक्षा मुहैया कराए। समाचार। वहीं सरकार और संगठन में फेरबदल को लेकर बैठक, पीएम आवास पर करीब 4 घंटे तक चली ये बैठक। संगठन और सरकार में फेरबदल को लेकर मंथन किया गया। तो बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव से पहले संगठन में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। अगले 2 हफ्ते में कैबिनेट का भी हो सकता है विस्तार। वहीं आज से मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी इम्फाल और चूरा चांदपुर में राहत शिविरों का करेंगे दौरा। सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। जातीय हिंसा में अब तक 120 लोगों की मौत हो चुकी है और इस दौरान मणिपुर में जाएंगे राहुल गांधी। खबर प्रयागराज से है, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया है। उनकी पार्टी यूसीसी का समर्थन करना चाहती है। यूसीसी को लेकर पीएम ने देश के सामने कोई ड्राफ्ट नहीं रखा है। बीजेपी का मकसद यूसीसी को पास करना नहीं है, बल्कि इसे मुद्दे पर केवल राजनीति करना है। ये बात संजय सिंह ने कही। बीजेपी का मकसद यूसीसी लागू करना होता तो 9 साल से बीजेपी सरकार सो नहीं रही होती। ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड बहुत साफ है। पहली बात तो अगर हम समर्थन करना चाहें तो किस दस्तावेज के ऊपर समर्थन करना चाहेंगे? हम समर्थन करना चाहते हैं, कौन सा दस्तावेज है जिसको समर्थन कर दें? प्रधानमंत्री जी ने अब तक कोई दस्तावेज ही नहीं रखा देश के सामने। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का मकसद यूसीसी पास करना नहीं है, यूसीसी के ऊपर खाली राजनीति करना है। अगर यूसीसी पास करने का मकसद होता तो 9 साल से भांग खाकर यह सरकार क्यों सो रही थी? अब तक यूसीसी क्यों नहीं बनाया आपने? उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम राज्यों में इन दिनों सब्जियों के दाम काफी बढ़ गए हैं। टमाटर की बात करें तो इसकी कीमत आसमान छू रही है। इसको लेकर अब सियासत भी छिड़ गई है। संभल में सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग ने टमाटर के भाव बढ़ने पर ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ा है। टमाटर हो या आम, महंगाई सब सरकार की कमी है। उन्हें मजहब के मामलों में ना पड़कर टमाटर और महंगाई को देखना चाहिए। हमारे इस हिंदुस्तान में जो बीजेपी की और आरएसएस की गवर्नमेंट है, ये वो इन चीज़ों को तो नहीं देख रहे कि जो गरीब आदमी का कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, कैसे उसको रोटी मिलेगी, जितनी महंगाई हो रही है। तो बजाय इन्हें फिक्र 24 की है कि चाहे कोई भूखा मर जावे या उसे कोई चीज़ न मिले, इसकी फिक्र नहीं है कि हिंदुस्तान में किस तरीके से भुखमरी दूर हो, गुर्बत दूर हो और ये महंगाई कम हो। तो इस पॉलिसी पर तो वो काम नहीं कर रहे। ये तो टमाटर के भाव बढ़ने का ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ा शफीकुर रहमान वर्ग ने। तो टमाटर हो या आम, महंगाई सब सरकार की कमी है और महंगाई पर जोर देते हुए कहा कि मोदी सरकार को महंगाई पर ध्यान देना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादला, विभाग के 7 इंजीनियर का तबादला हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं आपको। तबादला एक्सप्रेस लगातार देखने को मिल रही है हर विभाग में। तो पीडब्ल्यूडी विभाग में ये तबादला एक्सप्रेस चलती हुई नजर आई। वहीं घूस लेते पकड़े जाने पर अवर अभियंता विद्युत बर्खास्त किए गए हैं। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने की कार्रवाई। कमर्शियल कनेक्शन के नाम पर 15,000 मांगी थी घूस और इस दौरान विजिलेंस टीम ने अवर को घूस लेते हुए किया गिरफ्तार। मुरादाबाद के नाजिम ने की थी घूस मांगने की शिकायत।
मध्यांचल एमडी ने किया अजीबोगरीब फरमान जारी। मध्यांचल एमडी के फरमान से जा सकती हैं नौकरियां। हजारों संविदा कर्मियों की ये नौकरियां जा सकती हैं। तो अप्रशिक्षित सैनिकों की पैनल रूम में तैनाती के निर्देश हैं। तो बिजली घरों के पैनल रूम में अब पूर्व सैनिकों की होगी तैनाती। तो संविदा कर्मियों के बजाय पूर्व सैनिकों की होगी तैनाती। उप केंद्र में सब स्टेशन ऑपरेटर का काम करेंगे पूर्व सैनिक। लेसा इंजीनियरों को लिखित निर्देश जारी किया गया है। जगह जगह बिजली घरों पर विवाद के बाद लिया गया फैसला। तो बिजली घरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठाया कदम। पूर्व सैनिक उपकेंद्र में पैनल ऑपरेटिंग का काम कैसे करेंगे? 32,000 पीआरडी जवानों का 16 लाख रुपए का होगा दुर्घटना बीमा। तो जवान की पत्नी भी दुर्घटना बीमा के तहत रहेंगी कवर। तो पीआरडी जवानों का 1 लाख रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस अलग से होगा। इंस्टेंट ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी दी जाएगी। तो पीआरडी जवानों को सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध होंगी। वहीं अपर मुख्य सचिव युवा कल्याण नवनीत सहगल ने कैनरा बैंक के साथ किया एमओयू। खाकी को शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल हुआ है। एक के बाद एक गालियां देते दिखाई दिया दारोगा जी। तो पटरी दुकान को गालियां और धमकाते वीडियो वायरल हुआ है। नाखास इलाके का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। तो राजधानी में गालीबाज दारोगा को देखा गया। आए हो बेचने बेच के चले जाना बता रहे हैं। बहुत हमको ऑपरेट कर रहे तुम्हारा। मेरठ के रहने वाले नाजिश मिला सबसे बड़ा तोहफा। नाजिश को योगी सरकार ने जिंदगी दी। आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त में हुआ किडनी ट्रांसप्लांट। यूपी में आयुष्मान भारत योजना से हुआ पहला किडनी ट्रांसप्लांट। तो नाजिश को योगी सरकार ने नई जिंदगी दी। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त में हुआ किडनी ट्रांसप्लांट। तो यूपी में आयुष्मान भारत योजना से ये पहला किडनी ट्रांसप्लांट है। खबर आजमगढ़ से, जहां हिरासत में धर्म परिवर्तन करा रहे 4 लोगों को लिया गया। 3 महिलाएं सहित 4 लोग पुलिस ने हिरासत में लिया है। भीड़ जुटाकर एक धर्म विशेष की आलोचना की जा रही थी। भीड़ को दूसरे धर्म अपनाने के उकसाया जा रहा था। तहरीर पर आगे की विविध कार्रवाई में जुटी पुलिस। तो पवई थाना इलाके के ढाका नरवारी गांव का ये मामला है। आजमगढ़ के पवई थाने में आकर एक ब्रजेश पांडे नाम के व्यक्ति ने सूचना दी कि पवई थाना अंतर्गत ही एक ग्राम ढाका नरवारी है, जहाँ पर काफ़ी दिनों से लोग हिंदुओं को धर्म परिवर्तित करके ईसाई बना रहे हैं। और आज भी वो एक खेत में कनात लगाकर ये धर्म परिवर्तन की कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर थाने की पुलिस मौके पर गई। मौके पर कनात लगाकर ये पाया गया कि कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं को गालियाँ दे रहे हैं या उनको अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके आधार पर वहाँ पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम पूनम, विजय बहादुर, शीला और कुसुम है। अब खबर आगरा से है, जहां बेटी को न्याय दिलाने के लिए भटक रहे वृद्ध दंपति। ससुराल वालों पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप है। ससुराल में बेटी के आबरू के साथ भी हुआ खिलवाड़। बेटी को बच्चलन कहकर ससुराल वालों ने घर से निकाला। तो पीड़ित बेटी आत्मघाती कदम उठाने का कर चुकी है प्रयास। वृद्ध दंपति के कंधे पर ब्याही बेटी की जिम्मेदारी। तो मामला दर्ज, लेकिन आरोपियों पर नहीं हुई है कोई कार्रवाई। वृद्ध पिता ने शिवसेना नेता से लगाई न्याय की गुहार। ये परिस्थिति से मजबूर हो गए। इसने बताया मेरी मर क्यों रही है, क्या बात है। जब इसने बताया कि मेरे साथ जेठ ने, पति ने और ससुर ने ये कृत्य किए और सास और जेठानी मुझे मारती है। और दोनों तो प्राणघातक हमला करते हैं और बार बार कहते थे घर से निकाल देंगे, मारने की धमकी देते हैं। मैंने कही तेने मुझे क्यों नहीं बताया, तो इसने कही कि मैं इसलिए नहीं बताया पापा जी कि अभी मेरा घर बस जाए। इससे पहले बेटी ने कभी बताया इस पूरे मामले में? ये नहीं बताया मुझे। अच्छा। इस घर ये इसी उसमें रही कि सब ठीक हो जाएगा। कभी
को हुए 14-15 14-15 हाँ। ससुराल में जाती थी तो बताती थी कुछ नहीं, कि मुझे परेशान मुझे करते कुछ नहीं हैं। बताया। आप क्या बताया आपने? आपसे लगातार, क्योंकि बेटी का रिश्ता माँ से बहुत लगाव रहता है, अपनी पूरी मुझे- बातें बता देती मुझे है। कभी कुछ नहीं बताया। जब ये आत्महत्या कर रही थी तब मैंने पूछा ऐसा क्यों कर रही है, कि मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ इसलिए कर रही हूँ, मुझे जीने की अब कोई क्षमता नहीं रह गई इसलिए। तो मैंने कि ऐसे करने से कुछ। जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन देती है, नारा लगाती है, वहीं आज शहर में तमाम ऐसी बेटियां हैं जिनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ होता है। उसके बावजूद भी प्रशासन लाचार व्यवस्था के चलते आज वो बेटियां अपने आप को सुसाइड करने पर मजबूर होती हैं। तमाम ऐसी बेटियां हैं जो पिछले समय में कई बार सुसाइड जैसे हादसे भी अपने आप को कर चुकी हैं। एक ऐसा परिवार मेरे साथ मौजूद है जो अभी कुछ दिन पहले अपने आप को सुसाइड करने के लिए उतारू था। हालांकि दिव्यांशी पीड़ित मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस तरह का आत्मघाती कदम उसने क्यों उठाया, पूरा मामला। बेटा ये बताइए कि ये अभी कुछ दिन पहले आपने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की थी? सर मैं अपने जीवन से परेशान आ गई हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। मेरे जेठ ने मेरे साथ रेप किया, मेरे पति ने मेरे साथ जबरदस्ती करी, मेरी बगैर मर्जी के आपराधिक कृत्य किया मेरे साथ बार बार। मेरे ससुर ने मेरे साथ गंदी हरकतें, छेड़छाड़, ये सब कुछ किया। और मेरी सास ने और मेरी जेठानी ने मेरे साथ मारपीट की और प्राणघातक हमला किया। इस बात को लेकर आपने कभी अपने पति से या ससुर से कभी जिक्र किया? मेरे पति से कहा तो वो सिर्फ अपनी फैमिली का सपोर्ट करते हैं, कोई बात मानने के लिए तैयार कोई बात मानने के लिए। और मेरे ससुर कह दिया कि तेरी बात पे कोई यकीन ही नहीं करेगा कि तू ये वो सब कुछ बोल रही है। जैसे आपने जेठ पे आरोप लगाया है, जेठ ने इस तरह से मतलब मामला जेठ के बारे में बताया। जेठ भी यही कह रहा था कि तुझ पे कोई यकीन नहीं करेगा, तू क्या बिगाड़ लेगी मेरा, जो करना है कर। आपने ससुर पे भी बताया, ससुर ने भी गंदी हरकतें, मुझे छेड़छाड़ की, सजा देने के नाम पे दीवार के साथ क्यों मारते थे आपको? कहते थे हम अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे, चली जाओ इस घर से, ये सब कुछ बोलना। मेरा शारीरिक मानसिक उत्पीड़न किया, मुझे मारा पीटा, कभी बाथरूम में बंद कर देना, कभी मेरा मेंटली टेस्ट करवाना। इस बात को लेकर आपने अपने कई परिवार में कभी जिक्र? मैंने नहीं किया, मैं अपने परिवार और ससुराल वालों की इज्जत की वजह से चुप रही कि अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। सर जब सारी सीमाएं खत्म हो चुकी तब मैंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फैसला लिया। तो बिल्कुल निश्चित तौर से आप समझ सकते हैं ये बेटी थी पीड़ित जिन्होंने अपनी दास्तान बताई। अपने भूमाफिया, माफिया या इलाकाई दबंग से परेशान होकर लोगों को पलायन करते हुए देखा या सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पलायन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे। राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में एक परिवार कुत्तों से इस कदर परेशान हो गया है कि उन्होंने घर बिकाऊ होने का बोर्ड लगा दिया है। परिवार का कहना है कि वह कुछ ही समय पहले मकान खरीदकर उसमें रहने आए थे, मगर उनकी पड़ोसी ने अपने घर में 34 कुत्तों को पाल रखा है, जिससे उनका निकलना दुश्वार हो गया है। कई बार वो कुत्ते उनके घर में घुस आते हैं और काटने को दौड़ते हैं। नगर निगम के मामला संज्ञान में आने पर नगर निगम टीम मौके पर पहुंचकर घर का मुआयना किया। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह का कहना है कि एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें एक महिला ने 34 कुत्तों को घर में पाल रखा है। नगर निगम ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को बुलाया। बातचीत के दौरान ये तय हुआ कि कुछ समय बाद वो कुत्तों की संख्या कम कर देंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा है। उनके दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष विनय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। विनय सिन्हा ने निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश जी जिस विचार को लेकर जनता से वोट लिया था उसको या कुचलने का काम किया है, जनता कभी माफ नहीं करेगी। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत जो श्रद्धेय अटल जी का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, करोड़ों भारतीयों का, उन शहीदों का जिसका सपना था, जिसको तुष्टीकरण की राजनीति से विपक्षियों ने कमजोर करने का प्रयास किया, जिसने आतंकवादियों के पत्थर बरसाने पर भी मौन रहता है, देश के अंदर बम विस्फोट होने पर भी गौण रहता है और तुष्टीकरण की राजनीति से वोट के भिखारी बनकर के राष्ट्र को कमजोर करता है, उससे मुक्ति दिलाने वाले देश के गृह मंत्री लौह पुरुष माननीय अमित शाह जी का लखीसराय की धरती पर आगमन आज कहीं न कहीं यहाँ की जनता उनकी स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार। आज
हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश से हम लोग प्रपत्र जारी किए हैं, जिसमें ये 40 सदस्यों की कार्यकारिणी बनाई गई है अभी वर्तमान में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है उसमें कि 10 लोगों को आमंत्रित सदस्य के तौर पर वो रखेंगे, तो वो बाद में लिस्ट जारी किया गया। अभी इसमें जो किया गया है, आदरणीय जीतनराम मांझी जी हमारे पार्टी के मुख्य संरक्षक होंगे, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इनके अलावा डॉक्टर अनिल कुमार जो टिकारी से विधायक हैं वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे, रमेश सिंह, वीरेंद्र सिंह और मार्कंडेय प्रसाद जी, कुल 4 उपाध्यक्ष हैं। मैं राजेश पांडे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, और इसके अलावा 6 महासचिव बनाए गए हैं, 9 सचिव हैं और बाकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य। खबर बिहार के सुपौल से है, जहां कर्पूरी सभागार छातापुर में राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के नवगठित अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के साथ समीक्षा बैठक एवं जनसंवाद कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के सुपौल जिला अध्यक्ष सत्यनारायण मंडल और नेतृत्व राजद नेता डॉक्टर विपिन कुमार सिंह ने किया। वहीं कार्यक्रम में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार साहनी का स्वागत किया गया। बैठक में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी की मजबूती पर चर्चा की। इसके साथ ही पार्टी पदाधिकारियों की ओर से कार्यकर्ताओं के साथ जनसंवाद भी किया। खबर रोहतास जिले के कोचस से है, जहां पर कोचस में एक निजी लॉज में जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान जदयू के जिला अध्यक्ष अजय कुशवाहा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी के 9 साल बेमिसाल के इस अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के लोग अपने 9 वर्षों की उपलब्धियां गिनाने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि 9 साल देश बदहाल, किसान बदहाल, नौजवान बेहाल, बीजेपी ने देश का बुरा हाल किया। इसके साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों ने कभी बुनियादी मुद्दों की चर्चा ही नहीं की। आप जब पूछ रहे हैं कि भाजपा के 9 साल मिसाल, देश के लोगों का 9 साल में 9 कर्म हो गया। भाजपा अब तक जितनी घोषणा की है उसका सारी घोषणाएं झूठ साबित हुई है। अपनी कोई घोषणा उसका जमीन पर उतरा नहीं है। उदाहरण लीजिए, उन्होंने कहा कि लोगों के खाता में 15-15 लाख रुपया डालेंगे। पूरे देश के लोगों का एक भी रिपोर्ट नहीं है, देश भर की बात करता हूँ, एक भी रिपोर्ट नहीं है किसी गरीब के खाता में 15 लाख रुपया गया हो। तो 100 में 100% झूठ साबित हुई है। इसके बाद कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और दिया कितना? 9 साल में 18 करोड़ को मिलना चाहिए, लेकिन 18 लाख लोग को भी नहीं मिल पाया। 18 लाख 9 करोड़ के मतलब 1% क्या क्या महत्व है। आरा नगर निगम के महापौर प्रतिनिधि प्रेम पंकज ने नगर निगम के महापौर कार्यालय में प्रेस वार्ता की है। महापौर प्रतिनिधि प्रेम पंकज ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे पत्नी महापौर इंदु देवी के रहते हुए नगर निगम में किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार या धांधली नहीं हो सकती है। पूर्व के दिनों में उप महापौर प्रतिनिधि सरोज सिंह के द्वारा मेयर इंदु देवी व मेयर प्रतिनिधि प्रेम पंकज उर्फ ललन जी का आरोप लगाना गया था और सरासर गलत है। खबर मेरठ से है। मेरठ के परतापुर इलाके डोंगरवाली गांव के सामने खाली जगह एक बैग मिला, जिसे देखकर लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लावारिस बैग को कब्जे में लिया। जब बैग खोला गया तो बैग के अंदर तमंचे और कुछ पैसे भी मिले। पुलिस में सभी को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आखिर यह बैग किसने फेंका और इसे फेंकने का क्या मकसद था, तमंचा कहां से आया और कहां जाना था, इस सब बिंदुओं पर पुलिस गहराई से जांच कर रही है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।